जय हिंद साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 52 से लेकर के 62 अनुच्छेद तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, जो अनुच्छेद 63 से लेकर के 73 तक आता है ना। 63 से लेकर के 73 तक आता है। तो ये सारे टॉपिक्स किसके अंतर्गत आते हैं? पार्ट 5 भाग 5 है ना। पार्ट 5 जो हिंदी में बोला जाता है संघ, इंग्लिश में बोला जाता है यूनियन, है ना। इसके बहुत सारे, इसके 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय हम लोग पहला अध्याय में है अभी, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक आता है। पहला अध्याय 52 से लेकर के 78 तक आता है। इसमें 4 पॉइंट है। एक राष्ट्रपति है जो 52 से लेकर के 62 तक आता है ना। एक उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो 63 से लेकर के 73 तक आता है। उसके बाद है मंत्री परिषद जो 74 और 75 है। इसमें प्रधानमंत्री इंक्लूड है। उसके बाद है 76 में महान्यायवादी, इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, है ना। उसके बाद है 77 और 78। देखो 77 और 78 में भारत सरकार के कार्य के बारे में बताया गया। भारत सरकार के कार्यों के बारे में बताया गया, है ना। तो अभी हम लोग हैं अध्याय फर्स्ट में है, जो 52 से 78 तक आता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया था। राष्ट्रपति जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था 52 से लेकर के 62 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने वाले हैं, जो 63 से लेकर के 73 अनुच्छेद तक है। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। देखो हेडिंग डालो उपराष्ट्रपति, इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखो पहला हम देखते हैं 63 अनुच्छेद। 63 में बताया गया उपराष्ट्रपति का पद होगा, एक ही पद होगा, 2 पद नहीं होगा। हाँ, उपराष्ट्रपति का एक ही पद होगा। जिस प्रकार मैंने 52 में बताया था कि राष्ट्रपति का पद होगा लेकिन एक ही पद होगा, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का पद होगा, केवल एक ही होगा। इसे कहां से लिया गया? यूएसए, अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से, है ना। तो मैंने 52 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था। राष्ट्रपति का पद एक ही होगा, राष्ट्रपति का पद भी एक ही होगा। उससे कहां से लिया गया? उससे ब्रिटेन से लिया गया था। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद एक होगा। इसे कहां से लिया गया? इसे अमेरिका से लिया गया, है ना। क्लियर, इसको हाईलाइट कर दो। चलो 64 देखते हैं। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। ये पदेन सभापति का मतलब क्या है? ये पदेन का मतलब होता है सर्वोपरि, उच्च अधिकारी, है ना, उच्च अधिकारी। पदेन का मतलब होता है उच्च अधिकारी। तो राज्यसभा, है ना, संसद के 2 सदन, देखो संसद के 2 सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो ये बात किया जा रहा है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब उच्च अधिकारी होगा। तो उच्च अधिकारी को बोला जाता है राज्यसभा में क्या बोला जाता है? चेयरमैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेयरमैन, है ना, चेयरमैन बोला जाता है। हिंदी में सभापति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सभापति। तो उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। सभापति बोले तो पदेन का मतलब होता है उच्च अधिकारी। तो राज्यसभा के उच्च अधिकारी को क्या बोला जाता है? सभापति बोला जाता है। तो राज्यसभा का उच्च अधिकारी को क्या बोला जाता है? सभापति बोला जाता है। इंग्लिश में इसे चेयरमैन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चेयरमैन बोला जाता है। देखो संसद के 2 सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो राज्यसभा का जो उच्च अधिकारी होता है उसे सभापति बोला जाता है। इंग्लिश में से चेयरमैन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चेयरमैन बोला जाता है। तो राज्यसभा के उच्च अधिकारी को सभापति हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में से बोला जाता है चेयरमैन। यही चेयरमैन की बातें की जा रहे हैं यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। पदेन का मतलब होता है उच्च अधिकारी। पदेन का क्या मतलब होता है? उच्च अधिकारी। तो उच्च अधिकारी कौन होंगे, है ना। तो राज्यसभा के उच्च अधिकारी कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। तो यही बात किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। क्या होंगे? चेयरमैन होंगे, सभापति होंगे, उच्च अधिकारी होंगे। तो उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति होंगे, पदेन का मतलब होता है उच्च अधिकारी। क्या होता है? उच्च अधिकारी। कहाँ के उच्च अधिकारी? राज्यसभा के उच्च अधिकारी होंगे। तो उच्च अधिकारी को क्या बोला जाता है? तो उच्च अधिकारी को सभापति बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है। तो अनुच्छेद 64 में बताया गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, मतलब सभापति होंगे। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन का मतलब होता है वहां उच्च अधिकारी, सभापति चेयरमैन होंगे, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? हिंदी में राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? हिंदी में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो सिंपल सा आंसर लगा देना, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। कहां के? राज्यसभा के होते हैं। चलो अब हम 65 देखते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में देखो, मैंने आपको पहले बताया था इमरजेंसी टाइम में, आपातकालीन समय में, आपातकाल के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद पर होंगे, है ना। देखो समझने की कोशिश करो, यहां बोला जा रहा है 65 अनुच्छेद में कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में होंगे। कब? आपातकाल के समय में। आपातकाल के समय में जब राष्ट्रपति नहीं होंगे, है ना, राष्ट्रपति नहीं होंगे, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति उस पद पर आएंगे और राष्ट्रपति का सारा कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यहाँ जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आएंगे तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को दी जाएगी, क्योंकि दो यहाँ उपराष्ट्रपति है, यहाँ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसी कारणवश या आपातकाल समय में ये पद खाली हो गया, तो ये संविधान में बोला गया कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। हाँ, उपराष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। किसी भी समय में, आपातकाल समय में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति जाकर के राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएंगे। वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाकर बैठ जाएंगे, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति को सारी शक्तियां दी जाएंगी जो राष्ट्रपति के पास होती है। बात क्लियर? चलो, ये आपातकाल समय कैसे हो सकता है? अगर मान लिया जाए, हाँ, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर तो वो त्याग पत्र दे दे, या उन पर महाभियोग लग जाए, या अवैध निर्वाचन घोषित कर दिया जाए, निर्वाचन आयोग उसको अवैध घोषित कर दिया जाए, उनका अवैध निर्वाचन घोषित कर दिया जाएगा, तो वैसे कंडीशन में सीट खाली हो जाएगा। तो मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, है ना, या महाभियोग लग जाए, या निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सकता है, या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, तो वैसे 4 कंडीशन में आपातकाल के समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में होंगे। चलो 66 अनुच्छेद देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये समान रूप से होता है। समान रूप से, देखो समान रूप से मैंने क्यों कहा? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में असमान रूप से होता है। इसमें एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये तो हो गया राष्ट्रपति की बातें। लेकिन अगर बात आती है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी लोग भाग लेते हैं, है ना। राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बताओ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एंग्लो इंडियन भाग लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ, हालांकि एंग्लो इंडियन तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, लेकिन मनोनीत जो होंगे, है ना, जो अपॉइंटमेंट एंग्लो इंडियन होंगे वो भाग नहीं लेंगे। देखो क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से घुमाया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग लेंगे, तो यहाँ होगा आंसर होगा यस, भाग ले सकते। यहाँ बात मनोनीत की बात नहीं की जा रही है ना, अपॉइंटमेंट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ तो जो एंग्लो इंडियन है वो तो निर्वाचित होकर भी तो आ सकता है ना, चुनाव लड़कर भी तो आ सकता है ना। तो जो चुनाव लड़के आ सकता है, निर्वाचित होकर आ सकता है, वो भाग लेगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत एंग्लो इंडियन भाग ले सकता है कि नहीं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत एंग्लो इंडियन भाग नहीं ले सकता। लेकिन बात आती है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में चाहे वो मनोनीत हो या मनोनीत नहीं हो, हाँ, एंग्लो इंडियन हो या एंग्लो इंडियन नहीं हो, सभी लोग भाग लेंगे, है ना। तो राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी व्यक्ति भाग लेंगे, है ना। बात है क्लियर? चलो ये हो गया 66, है ना। 66 में क्या था? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। चलो 67 देखते हैं हम लोग। देखो इसमें उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पदावधि 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। इनके पद की अवधि कितने सालों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन अगर ये 5 साल से पहले अगर वो त्याग पत्र दे दे तो या मृत्यु हो जाए तो, है ना, या इनसे पद से हटा दिया जाए, मतलब पद से, या इसे पद से हटा दिया जाए, याद रखना इन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता। इन्हें उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सामान्य बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। कब? जब ये संविधान का अतिक्रमण करे, उल्लंघन करे। अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं या ये ऐसा कृत्य करते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, तो वैसे कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है ना, पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर इनकी मृत्यु हो जाती है या ये खुद स्वयं त्याग पत्र दे देते हैं, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। तो पद रिक्त हो जाने पर संविधान में ये लिखा गया यथासंभव चुनाव किया जाए, यथासंभव चुनाव किया जाए, यथासंभव चुनाव करके नियुक्त किया जाए। देखो राष्ट्रपति के मामले में क्या था कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी तरीके से खाली होता है तो ये बोला गया कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है, किसी भी तरीके से पद रिक्त होता है, तो पहले पदावधि के बारे में जानो। उपराष्ट्रपति का पद अवधि है 5 वर्षों के लिए, ये 5 वर्षों के लिए इनका पद अवधि है ना, 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति भी 5 वर्षों के लिए बनता है और उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। आई बात समझ में? अगर कोई भी राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति अगर कोई पद पर आते हैं तो उनका कार्यकाल 5 साल के लिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए। लेकिन संविधान में ये लिखा गया अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी तरीके से खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए ना, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में क्या कहा गया है ना, संविधान में क्या कहा है? किसी भी तरीके से अगर पद रिक्त होता है तो यथासंभव इनका चुनाव हो जाना चाहिए। यहाँ कोई लिमिट नहीं लिखा गया कि किसी भी लिमिट में या किसी समय अंतराल में चुनाव हो जाना चाहिए, कोई लिमिट नहीं लिखा गया। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, राष्ट्रपति के मामले में 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में यथासंभव चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ कोई समय निश्चित नहीं है। हाँ, जितना जल्द से जल्द हो जाए चुनाव तो अच्छी बात है ना, तो कोई समय यहाँ निर्धारित नहीं की गई है। तो चुनाव करके नियुक्त किया जा सकता है किसी भी समय अंतराल में, यथासंभव प्रयास किया जाए, है ना। तो ये पद रिक्त किन वजह से हो सकता है? त्यागपत्र देने से, मृत्यु हो जाने से, है ना, या पद से हटा देने से, सामान्य बहुमत से पद से हटा देने से। तो इन सब वजह से पद रिक्त हो सकता है। तो यथासंभव प्रयास होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, है ना। याद रखना राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए पर मंथ, उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए पर मंथ, है ना। लेकिन संविधान में वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उपलब्धियों का प्रयोग किया गया, है ना। संविधान में वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उपलब्धियों का प्रयोग किया गया, है ना। राष्ट्रपति को उपलब्धियां मिलेगी 5 लाख पर मंथ मिलेगी, उपराष्ट्रपति को उपलब्धियां मिलेगी 4 लाख पर मंथ मिलेगी। वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बात है क्लियर? चलो, दोनों का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है, दोनों का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन पद रिक्त होता है इनका पद रिक्त होता है तो यथासंभव प्रयास किया जाए कि इनका जल्दी से चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में 6 महीने का समय लिया जाता है, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। उसमें लिमिट है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में कहीं भी लिमिट नहीं है, कितना भी समय लगा लो, लेकिन यथासंभव प्रयास करो कि चुनाव हो जाना चाहिए। चलो अब 68 देखते हैं। 67 हम लोगों ने क्या देखा था? 67 में देखा तो उपराष्ट्रपति के पदावधि, है ना, 5 वर्षों के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्ति, उपराष्ट्रपति पद रिक्ति। हालांकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था पद रिक्त हो सकता है तो यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। पहले आपको बता दिया यथासंभव प्रयास हो कि चुनाव हो जाए। चलो, हाँ, संविधान में कहीं निर्धारित नहीं किया गया कि एक फिक्स समय में, है ना, फिक्स समय में चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन यहां लिखा गया है, कहीं नहीं लिखा गया, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया कि एक फिक्स समय में चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये लिखा गया, संविधान में ये लिखा गया कि यथासंभव प्रयास हो कि इनका चुनाव हो जाना चाहिए। चलो 68 क्लियर। 68 में क्या था? उपराष्ट्रपति का पद रिक्ति। 67 में क्या था? पद की अवधि। 66 में क्या था? निर्वाचन। 66 में था निर्वाचन। 67 में था पद की अवधि 5 वर्षों के लिए जो होता है,
है ना, और 68 में था पद रिक्ति जो यथासंभव प्रयास हो कि इनका चुनाव हो जाना चाहिए। 69 देखते हैं, देखो 69 देखते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, शपथ जिस प्रकार शपथ राष्ट्रपति में दिया जाता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का सेम है, सेम प्रोसेस। तो इनका शपथ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाइए। सेम है, सेम सेम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है ना जो राष्ट्रपति के में होता है, राष्ट्रपति सेम वैसा ही होगा इसमें, मुख्य न्यायाधीश है ना सीजे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना जो सीनियर जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे वो उनको शपथ दिला देंगे। कब? जब सीजीआई नहीं रहेंगे, तब सीजीआई अनुपस्थित रहेंगे, वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, तब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे वो उनको शपथ दिला देंगे। किसको? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सॉरी उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को सीनियर जज है ना शपथ दिला देंगे। कब? जब सीजीआई नहीं रहेंगे। तो सेम कंडीशन होता है जैसा प्रेसिडेंट में होता है, जैसे राष्ट्रपति में होता है, वैसे ही इनका शपथ दिलाया जाता है। चलो अब हम देखते हैं 70। आकस्मिकता में राष्ट्रपति का कृत निर्वहन, राष्ट्रपति का कृत निर्वहन, कृत निर्वहन, निर्वहन करेंगे कौन? राष्ट्रपति करेंगे, करेंगे कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखो इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो। जब 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 राष्ट्रपति नहीं होंगे, जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो वैसे कंडीशन में असीमिकता में राष्ट्रपति का कृत निर्वहन करेंगे उपराष्ट्रपति। देखो जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, हाँ रिक्त होगा, रिक्त होगा, तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति इनका कार्य संभालेंगे, कार्य संभालेंगे। कब? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। लेकिन वैसे कंडीशन में अगर ये बोल दिया जाए उपराष्ट्रपति ही नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति ही नहीं रहेंगे, ये अनुपस्थित रहेंगे, ये खुद स्वयं अनुपस्थित रहेंगे, अनुपस्थित, ये स्वयं अनुपस्थित रहेंगे। और वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में संसद में लो पारित होकर, एक संसद में कानून पारित करके, छोटा सा कानून पारित करके है ना, ये बोला जाएगा कि उपराष्ट्रपति की जगह सीजेआई पद निर्वहन करेंगे। किसका? राष्ट्रपति का। तो वैसे कंडीशन में देखा जाएगा जब उपराष्ट्रपति स्वयं अनुपस्थित, तो संविधान में तो ये बोला गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति इनके पद पर चल जाएगा, क्योंकि संविधान में लिखा गया राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। जब पद ही खाली नहीं रहेगा तो यहाँ पर पद रिक्त हो जाता है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति इनके पद पर चले जाएंगे। लेकिन यह बोला जा रहा है कि ये स्वयं अनुपस्थित रहेंगे, स्वयं अनुपस्थित रहेंगे, रहेंगे नहीं उस समय, तो स्वयं उपराष्ट्रपति रहेंगे नहीं, अनुपस्थित रहेंगे, तो इनका कृत निर्वहन कौन करेगा? इनका कार्य कौन संभालेगा? तो वैसे कंडीशन में संसद कानून पारित करेगा, है ना, छोटा सा कानून बनाएगा, कानून पारित करके सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। आई बात समझ में? इसको सिंपल समझने की कोशिश करो। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद रिक्त है ना, पद रिक्त है, उस समय उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। तो वैसे कंडीशन में अनुच्छेद 70 कहता है, वैसे कंडीशन में सीजेआई को राष्ट्रपति का पद, हाँ उपराष्ट्रपति का पद, अगर उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो ये रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति का पद दे दिया जाएगा, उनका कार्यभार संभालने के लिए सीजीआई को दे दिया जाएगा ना, मुख्य न्यायाधीश को दे दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 70 में यही बताया गया। चलो अब 71 देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद का सॉल्यूशन, विवाद जब भी होगा तो इसका सॉल्यूशन कौन सुनेगा? सॉल्यूशन कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट है ना। सुनवाई कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट। जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जब भी कोई विवाद होगा, कोई भी विवाद, कौन सा भी विवाद होगा, कोई सा भी विवाद होगा, तो कहां सुनवाई होगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब भी कोई विवाद होगा तो इसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा। चलो
ये हो गया हमारा 71। अब हम देखते हैं 72 अनुच्छेद। 72 में बताया गया राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। देखो 5 प्रकार की शक्तियां होती है, 5 प्रकार की शक्तियां होती है। कौन कौन शक्तियां 5 प्रकार की होती है? देखो पहला हमारा, देखो पहला हमारा क्या होता है? पूर्णतः क्षमा करना, क्षमा करना, पूर्णतः सजा क्षमा करना। देखो ये 5 प्रकार की शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति को, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां। पहला पूर्णतः सजा माफ कर देना, है ना, कंप्लीटली सजा माफ कर देना, कंप्लीटली सजा माफ कर देना, पहला ही होगा। दूसरा होगा प्रविलंबन। प्रविलंबन में देखो कुछ समय तक सजा को टाल देना होता है ना, कुछ समय तक सजा टाल देना होता है। ये कैसा होता है? जब कोई कैदी को, है ना, जब किसी कैदी को, है ना, जो भी कैदी है और उसको किसी भी तरीके से अगर कोई बीमारी हो जाती है ना, किसी भी तरीके से बीमारी हो जाती है और वो बीमारी, है ना, दिखाना या इलाज कराना, उसको ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी होता है। इसके दौरान, है ना, प्रविलंबन के थ्रू, तो इस दौरान प्रविलंबन के माध्यम से कुछ समय तक सजा को टाल दिया जाता है ना, सजा को टाल दिया जाता है कि चलो जब तक ये मरीज ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, कैदी नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से प्रविलंबन को कुछ समय तक सजा को टाल दिया जाता है। एक होता है विराम। विराम मीन्स रोक देना, है ना, सजा को रोक देना। देखो ऐसे मामले में जब ये नहीं पता चलता कि जो मुजरिम है ना, जो गिरफ्तार किया गया, क्या वाकई में उसने गलती की है कि नहीं की है, तो अभी उसका जांच पड़ताल चालू है, तो वैसे कंडीशन में ना सजा को रोक दिया जाता है। जब निष्कर्ष नहीं निकल कर आता, जब तक कंप्लीटली उस पर रोक दिया जाता है ना, जब तक कंप्लीटली निष्कर्ष नहीं निकल कर आता तब तक के लिए उसकी सजा रोक दी जाती है। परिहार, देखो परिहार होता है सजा कम कर देना, सजा कम कर देना। सजा कम कर देने का मतलब कैसे? जिसको 10 साल का सजा हुआ है ना, अगर उसे ऐसा लगेगा कि इसने गलती में गलतफहमी में अगर उसने कुछ गलती कर दी है, तो अगर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो क्षमा कर देते हैं ना, परिहार के माध्यम से अगर उसे क्षमा कर देते हैं, तो 10 वर्ष का जो सजा हुआ है उसको शायद 6 वर्ष के लिए हो जाए या 5 वर्षों के लिए हो जाए, है ना। तो इस तरीके से परिहार के माध्यम से सजा कम कर दी जाती है। लघुकरण, लघुकरण में प्रकृति बदलना। तो लघुकरण में क्या होता है? देखो लघुकरण में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति गलती करता है ना, कोई भी व्यक्ति लघुकरण में, देखो लघुकरण प्रकृति बदलना। और किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है, फांसी की सजा हुई है, फांसी की सजा हुई है, तो वैसे कंडीशन में अगर फांसी की सजा हुई है तो ऐसे कंडीशन में लघुकरण के माध्यम से अगर माफ करने के लिए राष्ट्रपति चाहेंगे तो फांसी को माफ करके हो सकता है 20 साल के लिए जेल कर दे, है ना, या उम्र कैद की सजा दे दे। 20 साल की नहीं, उम्र कैद की सजा दे दे, उम्र कैद की सजा दे दे, उम्र कैद की सजा दे दे। तो इसमें क्या हुआ? उम्र, हाँ, जीवन भर तो वो, हाँ, जीवन भर तो वो कैद ही रहेगा, जीवन भर तक उसको सजा ही भुगतना पड़ेगा, है ना, जीवन भर तक उसको सजा ही भुगतना पड़ेगा, जेल के अंदर रहेगा। लेकिन फांसी की सजा के बदले, है ना, फांसी की सजा के बदले उम्र कैद सजा दे दी गई है ना, मतलब प्रकृति चेंज कर दी गई। और उस व्यक्ति को फांसी जो लगने वाला था ना, मृत्यु दंड मिलने वाला था, मृत्यु दंड को बदल करके उम्र कैद सजा दे दी गई है ना, उम्र कैद सजा मिल गई है उसको। तो इसको बोला जाता है लघुकरण, है ना, लघुकरण में प्रकृति चेंज कर दी जाती है। तो लघुकरण में प्रकृति बिल्कुल तरीके से चेंज हो गया। फांसी सजा मिलने वाली थी, उसको उम्र कैद सजा मिल गई। हालांकि उम्र कैद में भी जिंदगी भर तक वो जेल के अंदर रहेगा, उसको जिंदगी भर तक उसको जेल के अंदर रहना। लेकिन फांसी में क्या होता है? मृत्यु दंड दे दी जाती है, मृत्यु दंड दे दी, फांसी में मृत्यु दंड दे दी जाती है। लेकिन जैसे मृत्यु हो जाएगा तो उसका तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उम्र कैद में जिंदगी भर तो उसको जेल में ही रहना है, लेकिन अपने जिंदगी जब तक उसका जिंदगी है अपने फैमिली के साथ है, या फिर अपने फैमिली के साथ, जब तक उसकी जिंदगी है अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, वो तो मिल तो सकता है ना। तो फांसी से बदल करके उम्र कैद हो गया। ये किसके तहत हुआ? लघुकरण सजा के तहत, लघुकरण क्षमादान के तहत हुआ है। तो राष्ट्रपति के ये 5 प्रकार के क्षमादान की शक्तियां दी गई है। पूर्णतः एक में पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, एक प्रविलंबन है, कुछ समय तक टाल दिया जाता है, विराम है, विराम में रोक दिया जाता है, परिहार में सजा कम देना, 10 साल का सजा है, 10 साल का जेल है तो उसको 5 साल के लिए कर दिया जाता है। लघुकरण में प्रकृति ही चेंज कर दी जाती है। इसको सिंपल से समझने की कोशिश करो। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली है और वो 30 साल के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, जनरली देखो अगर औसत काल का लेकर चलो 70 से 80 साल का कोई व्यक्ति अपना औसत काल होता है ना, 70 से 80 साल का उम्र का व्यक्ति होता है जो अपने लास्ट, है ना, अपना लास्ट सांस तक वो गिनता है। 70 से 80 तक उसका एवरेज, है ना, एवरेज उसका औसत काल साल होता है। 70 से 80 साल वो एवरेज, है ना, अपना उम्र जीता है।
तो उम्र पकड़ लो, उम्र कैद सजा इसको मिली है, 30 साल की उम्र में मिली है इसको। अगर उसको लघुकरण के माध्यम से, हाँ लघुकरण क्षमादान के साथ तहत से अगर उसको अगर क्षमा मिलेगा तो देखो उम्र कैद उसको मिली है, जीवन भर के लिए उसके अंदर जेल के अंदर रहना। उम्र कैद का मतलब जीवन भर उसको जेल के अंदर रहना। हालांकि व्यक्ति 30 साल का, अभी ये 70 के हिसाब से भी 40 साल और जिएगा। तो अगर इसको राष्ट्रपति की तरफ से क्षमादान अगर मिलता है, लघुकरण के माध्यम से प्रकृति इसका चेंज की जाएगी, तो उम्र कैद की जो इसको सजा मिला है तो उसको बोला कि भाई उम्र कैद को सजा तो दी जाएगी। शायद इसने गलतफहमी में आकर के कोई गलती की होगी, है ना, गलतफहमी कोई आकर के अपने अपराध किया होगा जिसको उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति अगर इसको लघुकरण के तहत अगर इसको क्षमा देने भी देंगे तो प्रकृति चेंज करेंगे, तो है ना, लघुकरण के माध्यम से प्रकृति चेंज करेंगे, तो ये उम्र कैद इसको सजा है तो 20 से 25 साल के इसको जेल दे दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद पूर्णतः कंप्लीटली छोड़ दिया जाएगा। देखो जनरली कोई भी गलती करता है ना तो गलत फहमी में आकर किसी के बहकावे में आकर करता है, तो वैसे कंडीशन अगर उसको उम्र कैद की सजा दी गई है तो अगर 20 से 25 साल अगर जेल में रहेगा और 25 साल के बाद जेल से निकलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत बड़ा गलती करी, अब ये दोबारा गलती नहीं करनी है। तो उम्र कैद को जो जिंदगी भर उसको है ना जेल के अंदर रहना था उसको बदल के प्रकृति चेंज कर दी गई यहाँ पर, तो 20 से 25 साल को जेल दे दिया गया, है ना। तो बात एक ही है, जैसे 20 से 25 साल के बाद निकलेगा वो आदमी न्यूट्रल रह जाएगा। तो इसने जिंदगी कितना जिया, 30 साल तो अरेस्ट किया गया, अब 25 साल इधर, तब 55 साल तक उसने जेल में बिता दिया। 55 साल तक नहीं, जेल से निकलते निकलते उसको 55 साल हो गया, और एवरेज कितना है 70, फिर भी इसका 15 साल बचा हुआ है। एवरेज इसका 70 है, 70 तक वो जिएगा, लेकिन फिर भी इसका 15 साल बचा हुआ है। ये फायदा होगा क्षमादान के माध्यम से। तो क्षमादान उसी को मिला जाता है जो लगता है कि हाँ वाकई में इसने गलती की थी, है ना, गलती के माध्यम से की थी, तो यही इसको फायदा मिलता है हम लोगों को। तो इसका यही मतलब है, लघुकरण के माध्यम से प्रकृति चेंज कर दी जाती है उम्र कैद से, है ना, जैसे यहाँ पर मिला था उम्र कैद से इसको 20 से 25 साल की जेल हो गया था, और जिसको फांसी की सजा दी गई है उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी लघुकरण के माध्यम से। तो है ना, तो ये अनुच्छेद 72 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो 73 देखते हैं। 73 में बताया कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सॉरी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार। देखो भारत की सीमा जहां तक लगती है, भारत की सीमा जहां तक है, भारत की सीमा जहां तक है वहां तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार होगा। याद रखना, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, जहां तक भारत की सीमा लगती है, भारत की सीमा जहां तक लगती है वहां कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। तो भारत की सीमा कहां तक लगती है, जहां तक भारत अखंड भारत है, जहां तक भारत अखंड भारत है, अखंड भारत जहां तक उसकी सीमा फैला हुआ, अखंड भारत की सीमा जहां तक फैला हुआ वहां तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। यह अनुच्छेद 73 में लिखा गया। चलो अब हमारा उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक था, उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 से 73 तक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो फाइनली हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो गया।